नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। मैं हूं प्रियंका संभव। आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली खबरें लेकर हम स्टूडियो पर पहुंच चुके हैं और इन खबरों का विश्लेषण हम करते हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी के साथ। वेलकम टू मनी 9 पवन सर। और पवन सर बिल्कुल तैयार हैं अपने पूरे होमवर्क के साथ कि आज हमें क्या वो खास बताने वाले हैं। लेकिन पवन सर से बातचीत शुरू करें उससे पहले किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वो आपको बता देते हैं। शुरुआत करेंगे महंगे होते घरों की खबर के साथ। देश के 7 टॉप शहरों में घरों की औसत कीमत 1.25 करोड़ के करीब पहुंच गई है। इसके बाद उन 4 सरकारी बैंकों पर बात होगी जिनमें सरकार अपनी हिस्सेदारी घटा सकती है। एसएमई कंपनियों के आईपीओ पर होने वाली सख्ती को समझने की कोशिश करेंगे। सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, इसके क्या मायने हैं ये हम पवन सर से पूछने वाले हैं। और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में बढ़ते एनपीए पर चर्चा करने वाले हैं। रिजर्व बैंक इसको लेकर लगातार आगाह करता आया है। अगली खबर भारत और यूके के बीच एफटीए को लेकर है और अंत में डॉलर के मुकाबले घटते रुपए को हम डिस्कस करने वाले हैं। रुपए में डॉलर का भाव नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। तो ये सारी खबरें जिस पर हम बात करेंगे। पर शुरुआत करते हैं कि सर्दियों के बाद गर्मियों के मौसम में इस बार जब आप एसी और फ्रिज खरीदने के लिए निकलेंगे तो हो सकता है इनका जो प्राइस टैग आपके सामने हो वो बढ़ा हुआ हो, यानी ये महंगे हो सकते हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी बीआईएस ने भारत को एसी और फ्रिज के उपकरण बेचने वाली चीन और वियतनाम की कई फैक्ट्रियों की मान्यता को रिन्यू नहीं किया है। उपकरणों की सप्लाई घट गई है तो भारत में एसी और फ्रिज का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। भारत में जितने एसी बिकते हैं उनमें 85% का इंपोर्ट होता है और फ्रिज के मामले में भी कंप्रेसर्स को मिलाकर 70 से 75% उपकरण इंपोर्ट होते हैं। और ऐसे में ये कदम, इसके क्या मायने हैं पवन जी? अभी तो खैर उत्तर भारत में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर जब गर्मी आएगी तो वो भी भीषण होगी और लग रहा है एसी और फ्रिज महंगे होने वाले हैं। इसमें प्रियंका इस खबर में कैच ये किया है कि एसी और फ्रिज महंगा होगा और वो इसलिए होगा क्योंकि जो कंपोनेंट्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं वियतनाम से और उसमें चाइना भी शामिल है, तो उसके कंपोनेंट जो हैं वो हमारे वो महंगे हो जाएंगे क्योंकि उस पर बीआईएस का सर्टिफिकेशन, उसको बीआईएस ने रिसर्टिफाइड नहीं किया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने सर्टिफाइड नहीं किया उसको। देखिए, पहले ये जानते हैं कि बीआईएस के सर्टिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बीआईएस इस देश में मानकों की एजेंसी है, भारत सरकार की एजेंसी है और वो ये देती है कि कोई प्रोडक्ट सेफ़ है, वो रिलायबल है कंज्यूमर्स के लिए, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसके बाद उस इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया गया है। तो ये इन सब जो ये बातें हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, तो उसके बाद बीएसआई उसको सर्टिफिकेट देती है। बीएसआई सर्टिफिकेट देती है तो तब उसका इंपोर्ट होता है क्योंकि वो इंडियन एनवायरनमेंट के माकूल है वो ये सारे प्रोडक्ट्स। अब उसमें देखना ये पड़ेगा कि किन किन कंपनियों को बीआईएस ने जो रीसर्टिफाई जिसको करना था वो नहीं किया है। उसमें से 50 करीब मैन्युफैक्चरर्स हैं जिसको नहीं किया है। देखिए क्या होता है, बीआईएस का सर्टिफिकेट पहले तो 1 साल के लिए मिलता है, जब उसको फिर से आप रीसर्टिफाई करते हैं तो 5 साल के लिए वैलिड होता है। जो इनमें से ज़्यादातर कंपनियों का वो 5 साल की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है। हम ज़्यादातर कंपोनेंट वहाँ से सप्लाई करते हैं। 75% केसेस में, फ्रिज के केस में, एसी के कंप्रेसर 85% हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। इसमें एक और कैच है कि उन प्रोडक्ट्स के लिए बीआईएस ने अभी फ़िलहाल रोक लगा दिया है जो प्रोडक्ट्स लोकली बनाए जा रहे हैं। तो इसके दो मायने हैं। एक तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको बढ़ावा देना और डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस्ड आइटम्स है उस पर निर्भरता बढ़ाई जाए। तो इसके लिए बीआईएस ने ये अभी मैं इसको टेम्परेरी मेजर्स कहूँगा, मान मनोबल चल रहा है, दबाव, आज सीईओ बात कर रहे हैं, सरकारी चैनल खुला हुआ है। तो आगे चल के देखते हैं कि क्या एकदम से, देखिए जब एकदम से आप लागू करेंगे कोई चीज़ तो बिना सबको भरोसे में लिए हुए तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो उस सूरत में गर्मियों में परेशानी हो सकती है। लेकिन अभी बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, बातचीत चल रही है, सीईओ मिल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो संभव है कि उसको रिस्टोर किया जाए। लेकिन आज न कल सरकार जब ये फैसला करेगी कि खासकर केवल उसी प्रोडक्ट का हम लोग इंपोर्ट करेंगे जो कि हिंदुस्तान में नहीं बनाया जा रहा है, बाकी जो बनाया जा रहा है उसको इंपोर्ट या तो मिनिमम करना है या उसको बंद करना है। तो इसको एक लार्जर जो सरकार का गेम है, आप उसको एक मतलब उसकी एक परछाई के तौर पे देख सकते हैं।
ओके, सो तैयारी ये है कि यहाँ पर जो है वो सामान बने, इसीलिए कुछ को अनुमति मिल सकती है जो पूरी तरह से बाहरी बनते हैं और भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, लेकिन हाँ इसका असर दिख सकता है। पर ऐसा नहीं है कि अभी बिल्कुल स्टॉप कर दिया गया है, बातचीत जारी है और इस खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे। अगली खबर, कोरोना के बाद देश में बढ़ी है लग्जरी घरों की मांग। घरों की औसत कीमत अब आसमान छू रही है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक की रिपोर्ट बता रही है कि देश के टॉप 7 शहरों में इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान घर की औसत कीमत जो है वो 1,23,00,000 रुपए पहुंच गई है और पिछले साल के मुकाबले ये आंकड़ा 23% ज्यादा है। एनारॉक के मुताबिक मुंबई महानगर क्षेत्र यानी MMR जिसे हम जानते हैं, वहां घर की औसत कीमत जो है 1,47,00,000 रुपए है। दिल्ली NCR की अगर बात करें तो एक एवरेज प्राइस जो है वो 1,45,00,000 रुपए का हो गया है। कोलकाता, पुणे और चेन्नई में औसत कीमत अभी 1 करोड़ रुपए से कम ही है। तो कहाँ सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करती है, लेकिन प्रीमियम या फिर हम कहें अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट जिनके प्राइस टैग बहुत ऊंचे हैं, उनकी कीमत देखिए कहाँ पहुंच रही है। इस पर आप क्या व्यू रखते हैं? उसमें प्रियंका, अफोर्डेबल हाउसिंग एक कंप्लीट डिफरेंट बॉल गेम है और आप अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा दीजिए, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग के चक्कर में आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि सरकार जो लग्जरी होम्स खरीदना चाहते हैं, जो लग्जरी होम्स की जो मांग है, जो उसका रियल एस्टेट का जो आकार बढ़ रहा है उसको रोक सकते हैं। एक्चुअली वो कर नहीं सकते। हमें ये देखना पड़ेगा कि जहाँ पे देखिए दोनों जगह है, अफोर्डेबल हाउसिंग में भी मांग बढ़ रही है और लग्जरी में भी मांग बढ़ रही है। तो लग्जरी में मांग बढ़ रही है, ऐसा क्यों है? एकाएक कोरोना के बाद लोगों के हाथ में पैसे आए, एकाएक जमा हुआ, एक्सपेंसेस कम थे, तो उस वजह से लोगों के हाथ में काफ़ी कैश रहा। उसमें एक ट्रेंड आप देख रहे हैं कि जैसे मैं एक नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट को साइट करूंगा, आपके लिए कोट करूंगा कि करीब 1.25 लाख यूनिट बिके जनवरी से लेके जून तक 6 महीने में। ये बॉम्बे की बात कर रहे हैं, पुणे की बात कर रहे हैं, जिसमें नोएडा भी है, जिसमें दिल्ली भी है, सब बड़े बड़े शहर हैं। और उसमें जो जितनी जून से लेके जनवरी से लेके जून तक जितने भी रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ी, उसमें से 41% जो है वो करीब लग्जरी होम से आया। अब हो क्यों रहा है? अब देखिए ऐसा है कि मिलेनियल्स ना, ये पॉपुलर क्यों हो रहा है? पॉपुलर इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें मिलेनियल्स आर बाइंग दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़। मिलेनियल्स का मतलब हुआ जो 1980 के बाद की पैदाइश हैं, मतलब जो अभी अपने फ़र्ज़ करिए 40s 50s में हैं, वो उनमें इस तरह के घरों की मांग बढ़ रही है। जो रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है उसमें ना लोगों ने क्या किया है कि जो वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, जिनके पास पहले से मान लीजिए एक छोटा सा घर है और पैसा भी आ गया तो दूसरी जगह अब उसमें पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, तो अब जाकर वो लग्जरी होम में जा रहे हैं। तो ये उस किस्म का। और आई थिंक कोविड में भी एक ट्रेंड सामने आया कि जो 2 BHK में रहता था उसको समझ में आया कि एक और एक्स्ट्रा रूम की कीमत क्या है। क्योंकि लाइफ स्टाइल एस्पिरेशंस बढ़ गए हैं, लाइफ स्टाइल एस्पिरेशन बढ़ गया है। आप देखिएगा तो ग्रोथ ऑफ जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उसके नंबर बढ़ गए हैं इस देश में, और जो परचेजिंग पावर है मिलेनियल्स की खासकर वो बढ़ गई है। तो ये सब वो एलिमेंट्स हैं जो बढ़ावा दे रहे हैं कि लग्जरी होम की मांग कैसे बढ़ रही है, लग्जरी होम का डिमांड कैसे बढ़ रहा है और लग्जरी होम का लैंडस्केप कैसा रहेगा आने वाले टाइम में। तो मुझे ही लगता है कि लग्जरी होम्स में अभी कोई प्राइसेस ड्रॉप नहीं होंगे। जिस तरह का ट्रेंड देखा जा रहा है, बाइंग जो वॉल्यूम है उसमें ड्रॉप नहीं होगा, फिलहाल कहीं ये कंटिन्यू रहेगा। यानी डिमांड यहाँ पर जोरदार है और इस डिमांड की आपूर्ति के लिए हम कीमतों को अब देख रहे हैं कि बढ़ रही हैं यहाँ पर, और अच्छे खासे 1 करोड़ से ज़्यादा के घर अब यहाँ पर बिक रहे हैं। 11 साल के हाइट पे है, अपने 11 साल के हाई पे है इसकी डिमांड। बिल्कुल, सो डिमांड रोबुस्ट है और इसीलिए अभी यहाँ पर कम से कम डेवलपर्स के लिए तो कमाई का अच्छा वक्त है। लिस्टेड कंपनियों के लिए सेबी के शेयर होल्डिंग नियमों को ध्यान में रखते हुए सरकार 4 सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक में हिस्सेदारी घटाने की तैयारी है। वित्त मंत्रालय जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी ले सकता है इस पर। यह हिस्सा बिक्री ओपन फॉर सेल यानी OFS के जरिए होने की संभावना है। बैंकों में हिस्सा बेचेगी सरकार, इस खबर को कैसे आप समझाना चाहेंगे और इस स्टेप को आप कैसे देखते हैं? प्रियंका, ये खबर आज सभी अखबारों में आप देख सकते हैं। देखिए ये खबर बेसिकली किसी न्यूज़ एजेंसी ने की, किसी अखबार की खबर ये है नहीं।
इसमें से जो बात मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा आज, वो बात आज अखबारों में कहीं नहीं है, क्योंकि वो बात अखबारों में छपी नहीं है। देखिए क्या है, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ये चार वो बैंक हैं जहाँ पे सरकार हिस्सेदारी, अपनी जो मौजूदा हिस्सेदारी है, और सब में लगभग आप देखेंगे तो 94% 96% के आसपास सरकार की हिस्सेदारी है। सेबी के नियमों के मुताबिक 2026 के अगस्त तक इस सबको पब्लिक शेयर होल्डिंग में 25% जाना है, तो सरकार को घटा के उसको करना है 75% पे लाना है। अब 2 साल में सबसे पहला है कि क्या 2 साल में सरकार उसको 25% तक ले जाएगी, ले जा सकती है, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि 75% ना हो तो कम से कम 20% तक, 75% ना हो तो कम से कम उसको 80% तक सरकार खींच के कम कर सकती है। वो इसलिए, और बाद में सरकार सेबी से डिमांड रख सकती है कि क्योंकि हम रिडक्शन कर रहे हैं इक्विटी में, तो लिहाजा आप हमें थोड़ा और वक्त दे दीजिए। तो ये इस तरह का सीन आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में। अब इसमें आप पूछेंगे कि ये वर्क में प्रोग्रेस क्या है। वर्क में प्रोग्रेस बहुत आगे चला गया, मतलब आप उस हद तक चला गया जहाँ पे ड्राफ्ट कैबिनेट नोट सर्कुलेट हो गया है। अभी जब ड्राफ्ट कैबिनेट नोट सर्कुलेट होने का मतलब हुआ कि हम अगर बहुत एक मान के चल रहे हैं कि टाइम लगेगा, तो असंभव हो सकता है इसी फिस्कल में सरकार ये फैसला कर ले। इस फिस्कल मतलब आपको आप कितने 4 महीने रह गए, तो बहुत ज़्यादा अगर देरी हुई, ड्राफ्ट कैबिनेट नोट के बाद एक टाइम होता है, उसमें आपको एक उस टाइम में फैसला करना होता है, फिर उसके बाद फाइनल कैबिनेट नोट बनेगा। Right. तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस फिस्कल में इस पर फैसला हो जाएगा। और ऑफर फॉर सेल, देखिए इससे सरकार की दोनों इंटेंशन फुलफिल हो जाएगी। नंबर 1, सरकार हिस्सेदारी भी घटा लेगी, और उसके साथ साथ सरकार के पास ऑफर फॉर सेल से पैसे आ जाएंगे, जो वो डाइवेस्टमेंट के जरिए ढूंढना चाहते थे, वो तो दोनों जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो दोनों मीट हो जाएगा। एक तीर दो निशाने। जी। ओके। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयर बाजार में छोटी और मझौली कंपनी यानी कि एसएमई कंपनियों की लिस्टिंग के लिए नियमों को सख्त करने का प्रस्ताव दिया है। सेबी के ड्राफ्ट के मुताबिक एसएमई कंपनी के आईपीओ के लिए लॉट साइज को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया जाना चाहिए, और प्रमोटर के लिए शेयर लॉक इन की अवधि को बढ़ाकर 5 साल किया जाए। इस साल कई ऐसे एसएमई आईपीओ लॉन्च हुए हैं जिनको सैकड़ों गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि एसएमई कंपनियों के आईपीओ कई तरह की उसमें इरेगुलरिटीज है, जिस वजह से सेबी ने इसको लेकर नियमों में सख्ती का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव पर 4 दिसंबर तक भागीदारों की राय मांगी गई है। इस कंसल्टेशन पेपर को आप कैसे देखते हैं? एसएमई कंपनियों के आईपीओ में एक यूफोरिया भी नजर आया स्ट्रीट में, अभी तक जो आए उसमें से कुछ बहुत ही स्टैंड आउट किए, और ये कंसल्टेशन पेपर कितना अहम है और कितना ज़रूरी है? एसएमई में जो वैल्यू और जो वॉल्यूम देखा जा रहा था प्रियंका, उसमें काफ़ी जब सेबी की निगाह में उसमें कई जगह पे ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही थी। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी, जो बाकी इन्वेस्टर्स थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी। प्लस ये देखा गया कई उदाहरण से, और बल्कि कई कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई, सेबी ने उस पर एक्शन लिया कि जो फंड्स और प्रोसीड्स आ रहे थे आईपीओ से वो डाइवर्ट हो रहे थे कहीं और। उसके अलावा सर्कुलर ट्रांजैक्शन हो रहा था, उसमें सेवरल पार्टीज़ के बीच में बड़े मतलब फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन थे, खासकर बुकिंग के मामले में। तो उन सबको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, और ये देखा गया कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उसको थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है उस एसएमई के शेयर्स में, तो कई बार उसको नुकसान होता था। तो उन सबको लूप होल्स को प्लग करने के लिए, मान लीजिए लॉट साइज़ बढ़ाना, एप्लीकेशन साइज़ बढ़ाना, और फिर बाकी जो चेंजेस जो रिक्वायर्ड हैं, ये बेसिकली कंसल्टेशन पेपर है, कोई फैसला नहीं हुआ है अभी। कंसल्टेशन पेपर है, इसमें से कुछ कंसल्टेशन के बाद कुछ राय मांगी जाएगी, राय के बाद उसमें से कुछ पे एक्ट किया जाएगा, कुछ को नहीं किया जाएगा। तो अभी हम इसको एक मतलब फौरी तौर पे मान सकते हैं कि ये सब मार्केट में होगा। लेकिन जब ये 4 दिसंबर तक जो अंतिम तारीख रखी गई है कंसल्टेशन पेपर के लिए, उसमें देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके आधार पर तय होगा कि फिर मार्केट में कितनी डेंसिटी आती है, मार्केट में कितना डेप्थ आता है।
ओके, सो 4 दिसंबर का इंतजार रहेगा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली जब ये राय पहुंचेगी उसके बाद फिर कुछ कंसल्टेशन होंगे, कुछ बदलाव हम आते हुए देखेंगे आने वाले समय में। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में कर्ज फंसने को लेकर रिजर्व बैंक को जिस बात की आशंका थी वो सच साबित होती जा रही है। सितंबर तिमाही के दौरान माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में फंसे कर्ज का आकार 18 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर तिमाही में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में एनपीए का आकार बढ़कर 11.6% हुआ है। इससे पहले जून तिमाही में यह आंकड़ा 10.4% पर था। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर तिमाही के दौरान स्मॉल फाइनेंस सेगमेंट में बैंकों का एनपीए बढ़कर 12.1% रहा है और स्मॉल फाइनेंस बैंकों का 15.3%। तो वहीं एनबीएफसी की बात करें तो 13.4% हो गया है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर अनसेटलिंग है, कर्ज बढ़ रहे हैं, क्या वजह आप देख रहे हैं और इसको लेकर के आरबीआई की भी पैनी नजर है इस पर? देखिए, आरबीआई ने अभी आपने देखा होगा कि करीब 2-3 हफ्ते पहले, जिस पे हम लोगों ने अपने शो पे डिस्कस भी किया था, कि 4-5 कंपनीज़ के खिलाफ आरबीआई ने एक्शन लिया था टेम्परेरी तौर पे, कि उनको कंप्लाई करने के लिए मौका देगा और नहीं मौका, अगर सरकार संतुष्ट नहीं है तो उनके लाइसेंस अभी फ़िलहाल उनकी गतिविधियाँ बैन रहेंगी। क्या करते हैं माइक्रो फाइनेंस, आप परसुएट करते हैं, पुश करते हैं, जिसको लोन नहीं एलिजिबिलिटी है उसको भी लोन देते हैं। आपका रेट कुड बी 25%, कुड बी 46%। तो ये जब इस तरह से बिल्कुल एकदम कॉकी होके जब बैंकिंग करेंगे, जब उस और कस्टमर ढूंढेंगे, कस्टमर को लोन देंगे, तो आप आज न कल वो कर्ज फंसेगा। आरबीआई ने रेड फ्लैग किया इसको। इस साल में करीब 3 दफ़ा ऐसा हुआ जब आरबीआई ने रेड फ्लैग किया और फाइनली सबसे टफ डिसीजन हुआ जब अभी 4 कंपनियों को इन्होंने उनके लाइसेंसेस रद्द किए। अब ये देखा जाता है, देखिए, एक तो ऐसा है कि जिस कर्ज पे ये पैसे उठाते हैं वो भी थोड़ा हाई है, तो कुल मिलाकर इनको लगता है कि अच्छा, जो कर्ज आप दे रहे हैं उसमें नियमों का पालन आप नहीं कर रहे हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो कई बार उसमें एवरग्रीनिंग करने के भी केसेस दिखे गए हैं कि आपको एक कर्ज दिया, फिर उसको वो नहीं चुका रहे, फिर उसके बजाय वो एनपीए हो गया, फिर दूसरा कर्ज दे दिया, बिल्कुल उस कर्ज को उतारने के लिए उसको दूसरा कर्ज दे दिया, एक विशिष्ट सर्कल बन जाता है। ये एनबीएफसी भी करते हैं, बहुत चतुराई से ही काम करते हैं और एमएफआई भी कई जगह करता हुआ। आपको याद होगा 2008 का एक केस है जो वो आंध्रा केस उसको बोलते हैं कायदे से, जिसमें एक बड़ी नामी गिरामी एसकेएस माइक्रो फाइनेंस थी, उसमें इन्हीं कारणों की वजह से उनको ब्लैकलिस्ट किया गया था और काफ़ी उसमें केस लड़ा, उसमें राज्य सरकारें आगे आईं, फिर उसके बाद दसियों लोगों ने आत्महत्याएं की। तो हम ये कह रहे हैं कि जो एमएफआई के केस हैं इस देश में, धीरे धीरे जिस तरह से आरबीआई डंडा चला के बैंकों को तुरंत सुधार लेती है, उस तरह से एमएफआई और एनबीएफसी इस देश में नहीं सुधर रहे हैं पर उसकी रफ्तार बहुत, मतलब टू लेट एंड टू लिटिल है। तो ये जो एनपीए बढ़ने की बात आप कर रहे हैं, ये तो होना ही है। अब आरबीआई को ये देखना है कि अभी क्या स्टेप्स लिए जाएं, एमएफआई को थोड़ा कंट्रोल किया जाए जहां तक कि जो बैड लोन बढ़ रहे हैं उसका संबंध है। राइट, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? बढ़ा हुआ तो है और ये अभी बढ़ेगा, तो अभी स्टेप्स क्या क्या लेने हैं जिससे एमएफआई पे कंट्रोल हो, वो डिवाइस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर तौर पर अग्रेसिव मार्केटिंग के जरिए लोन तो बांट दिए जा रहे हैं, पर उनकी वसूली का तरीका, उनके इंटरेस्ट रेट का तरीका, यहाँ कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और इस पर जो है एक ठोस नियम, कुछ कानून यहाँ पर बनने चाहिए। ब्राजील के रियो में चल रहे G20 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मुलाकात के बाद तय हुआ है कि दोनों पक्षों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत 2025 की शुरुआत से शुरू होगी। यूके के प्रधानमंत्री ने खुद इसकी घोषणा की है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी यूके में 2 नए कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस खोलने की घोषणा की है। भारत और यूके के बीच एफटीए पर बातचीत लंबे समय से चल रही है और पहले तय हुआ था कि एफटीए को 2022 की दिवाली से लागू किया जाएगा, लेकिन यूके में बढ़ी राजनीतिक अस्थिरता की वजह से एफटीए पर बातचीत खिंचती रही है और अभी तक खिंची रही है। अब आपको क्या संकेत मिल रहे हैं? सहमति बनती हुई नजर आ रही है पवन? देखिए, ये एक भारत सरकार का एक प्रेस रिलीज है अभी, जो पीयूष गोयल ने अब से ठीक 2-3 घंटे पहले ये रिलीज़ दिया और ये कहा कि हम लोग पटरी पे है बातचीत। जो प्राइम मिनिस्टर, दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर मिले, जो एग्री करके आए हैं
उसमें से बातचीत वहाँ से शुरू होगी जहाँ से बातचीत ख़त्म हुई है, वहीं से रिज्यूम होगा। उधर इंग्लैंड यूके की सरकार कह रही है कि बातचीत फ्रेश तरीके से होगा। देखिए वो उनके स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो वो डिफरेंट है, हमारा स्टेटमेंट डिफरेंट है। हमने दिया कि पूरा हमारा जो कंपोजिट FTA है वो उसी रूप में होगा जिस रूप में बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि माइग्रेशन पे हम कोई बात नहीं करेंगे, हमारी कोई पॉलिसी चेंज नहीं की है। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम जैसे ही ये ट्रेड की बात करते हैं ना तो हम वीज़ा की बात करने लग जाते हैं कि हमारे कितने लोगों को नौकरी करने दोगे। तो उस सूरत में देखिए अभी बहुत माइग्रेशन से यूके बहुत जूझ रहा है। 10 तरह की प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें सोशल प्रॉब्लम है, जिसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। इतने माइग्रेशन से तो वहाँ की सरकार ये इलेक्शन में बोल के आई कि साहब हम आएंगे तो ये वाली पॉलिसी जो माइग्रेशन को पे ठीक से जो कंट्रोल करने की पॉलिसी चल रही है वो उस पॉलिसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अब उनको माइग्रेशन पर रोक लगाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे माइग्रेशन में की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 2025 की शुरुआत से, जनवरी से कैलेंडर ईयर, क्योंकि अभी पूरा यूरोप व्यस्त रहेगा क्रिसमस की छुट्टियों में, वहाँ कोई काम नहीं होता क्रिसमस की छुट्टियों में, कहीं भी चले जाइए। अगर 15 जनवरी के बाद ये रिज्यूम होता है तो कुछ एक ऐसे केसेस हैं, जैसे मान लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, आप फर्ज करिए वो स्कॉच हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, हम कुछ और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फार्मा और ज़्यादा वॉल्यूम है, ड्यूटी की बात कर रहे हैं, वो सब तो कर लेंगे। लेकिन कुछ ट्रिकी इशूज़ हैं जिसमें माइग्रेशन वाला इशूज़ है, जिसमें वीज़ा वाला इशूज़ है, जिसमें जॉब वाले इशूज़ हैं। तो ये इसको थ्रेश आउट करते करते टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि जनवरी में टॉक शुरू होगा तो 1-2 महीने में कंक्लूड हो जाएगा, ऐसा नहीं होने जा रहा है। और जहाँ तक मैंने आपसे पूछा मुझे सहमति तो नहीं दिख रही है। अगर दोनों के बयान अलग हैं और हम उसको अगर क्लब करके देख रहे हैं तो दोनों अलग दिशा में ही अभी बयान। हाँ, मतलब हमने जो अखबारों में हमारी बात छपी, हमारे प्रधानमंत्री ने जो बोला और भारत सरकार का जो रुख है वो डिफरेंट कहानी कहता है। जो उनका स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो वो डिफरेंट कहानी कहता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बातचीत स्मूथ नहीं होगी, और ये इन्फर किया जा सकता है। ओके, चलिए, तो बातचीत स्मूथ नहीं रहने वाली है। मुझे ये टेक पसंद आया, एकदम सीधी बात, कोई भी इधर उधर नहीं, बातचीत स्मूथ नहीं रहने वाली है। अगली खबर, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमेरिकी डॉलर में आई है तेजी और भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशों की बिकवाली की वजह से भी भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपए ने 84.42 का निचला स्तर जो है वो छुआ था, जो अब तक का सबसे निचला माना जा सकता है। अक्टूबर और नवंबर में विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेच चुके हैं। उधर डॉलर इंडेक्स में लगातार तेजी जारी है और मजबूत डॉलर रुपए के लिए अच्छी बात नहीं होती। डॉलर इंडेक्स हफ्ते भर में 106 से ऊपर बना हुआ है। डॉलर की मजबूती ने रुपए का कह सकते हैं हाल बिगाड़ रखा है। और इस खबर पर मैं पवन सर आपका भी टेक लेना चाहूँगी। देखिए, बार बार रिजर्व बैंक को इंटरवीन करना पड़ता है अब रुपये को संभालने के लिए, लेकिन जो अभी डॉलर इंडेक्स में जो तेज़ी देख रहे हैं आप, वो डॉलर इंडेक्स में आज से तेज़ी नहीं है। मुझे लग रहा है कम से कम 6 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ डॉलर इंडेक्स वो थोड़ा स्ट्रांग है। ऊपर से जब ट्रंप चुनाव में वापस आए, जब अब ट्रंप की सरकार बननी है जनवरी में, तो डॉलर और मजबूत हुआ। अभी कोई इंडिकेशन ऐसे नहीं दिख रहे हैं जिसमें डॉलर कमज़ोर हो, यानी और मजबूत ही होगा। मजबूत होगा, ये यहीं पे रहेगा, इससे नीचे नहीं भी जाएगा। तो हम आपको मैं एक लाइन में बताता हूँ कि अभी आप रुपए की मजबूती जो ढूंढ रहे हैं तो अभी लग नहीं रहा है कि, क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी है तो रुपये अभी कोई स्टेबल हो जाए 2-4 दिन में, ऐसा मुझे आसार दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि ये भी वॉलेटिलिटी कम से कम कुछ नहीं तो 2 हफ्ते से चल रही है। तो फिलहाल ये अभी कायम रहेगा। ओके, सो अभी मतलब रुपए के लिए थोड़ा सा सफ़र कठिन ही रहने वाला है। और जाहिर तौर पर जब ओथ सेरेमनी जनवरी में होगी डोनाल्ड ट्रंप की, तब भी मुझे लगता है कि डॉलर फिर से और मजबूती पकड़ेगा। चलिए पवन जी, आज की बातचीत को यहीं रैप अप करते हैं। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला सर, शुक्रिया। सो मनी सेंट्रल में इतना ही। आप अपनी राय, प्रतिक्रिया और कमेंट्स हम तक पहुंचाते रहिए। इस शो को और बेहतर, हमारी बातचीत को और बेहतर बनाने की हम कोशिश करते रहेंगे। मनी 9 देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।